तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें सूहो के जख्मी होने से पहले की कुछ इवेंट्स को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कैसे साउथ कोरियन सीक्रेट एजेंट्स को पहले ही शक हो गया था कि सूहो वही नॉर्थ कोरियन स्पाई है जो साउथ कोरिया में अपने मिशन को अंजाम देने आया है। इसलिए वो सब मिलकर सूहो पर नज़र रखते हैं और जब इन्हें पूरा यकीन हो जाता है तब वो सूहो को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, जिसके मुताबिक जैसे ही सूहो प्रोफेसर हान को लेकर कार में बैठेगा वैसे ही सूहो का पीछा करेंगे और उसकी कार का एक्सीडेंट करके उसे किसी भी हालत में पकड़ लेंगे। लेकिन जब साउथ कोरिया के सीक्रेट एजेंट्स सूहो की कार का पीछा कर रहे होते हैं तभी सूहो को उन पे शक हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी कार का पीछा किया जा रहा है। सूहो इसके बाद अलर्ट हो जाता है और अपने साथी एजेंट्स को बोलता है कि कार को जिस रास्ते से ले जाना था उस रास्ते से ना ले जाकर किसी और रास्ते से ले चलो। लेकिन इधर ब्लैक टाइगर यानी साउथ कोरियन एजेंट को भी पता चल जाता है कि सूहो को उसके प्लान के बारे में भनक लग गई है, तो वो अपने कुलीग को अपने चेंज्ड प्लान के बारे में बताता है। इधर सूहो को लगता है कि उसने साउथ कोरियन एजेंट्स को चकमा दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता और एक कार आकर उसकी कार को टक्कर मार देती है, जिसमें प्रोफेसर हान बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सूहो और उसके साथी एजेंट्स बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सबको जख्मी देखकर सूहो घबरा जाता है और सबको होश में लाने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र ब्लैक टाइगर पे पड़ती है जो उसकी कार की तरफ ही आ रहा होता है। सूहो समझ जाता है कि ये उन्हीं का प्लान है और अब वो और उसके साथी अगर वहाँ से बचकर नहीं निकले तो वो सब पकड़े जाएंगे। वो चिल्लाकर सबको ऑर्डर देता है और कहता है कि वहाँ से निकलो और अपनी जान बचाओ। जख्मी होने के बावजूद भी सूहो और उसके साथी वहाँ से बच निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन ब्लैक टाइगर सूहो का पीछा करना नहीं छोड़ता। वो सूहो के पीछे भागता है। सूहो किसी भी तरह गिरते पड़ते गर्ल्स डॉर्मेट्री में पहुंच तो जाता है, लेकिन वो बुरी तरह घायल होता है और ऊपर से भागते हुए गोली लगने के कारण उसकी हालत और गंभीर होती है। इधर ब्लैक टाइगर को पता चल जाता है कि सूहो गर्ल्स डॉर्मेट्री में छुपा है और उसको पकड़ने के लिए वो अपने साथी एजेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी में घुस जाता है, जिससे कि डॉर्मेट्री की सारी लड़कियां बुरी तरह से डर जाती हैं और इधर उधर भागने लगती है। इधर जब यंग रो अपने रूम में आती है तो वो सूहो को जख्मी देखकर बुरी तरह से डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि सूहो इतनी गंभीर हालत में क्यों है और वो गर्ल्स डॉर्मेट्री में कैसे पहुंचा। वो डरते डरते टिश्यू से सूहो के खून से सने चेहरे को साफ करने लगती है। उसी वक्त वहां पे सियोली आती है जो सूहो को देखकर बुरी तरह से डर जाती है और चिल्ला उठती है, लेकिन यंग रो उसे चुप रहने को बोलती है, वरना डॉम की सारी लड़कियों को सूहो के यहाँ होने की खबर मिल जाएगी। एक तरफ बाहर हॉल में साउथ कोरियन एजेंट्स के आने के कारण अलग ही अफरा तफरा मची हुई है। दूसरी तरफ यंग रो और सियोल ही मिलकर सूहो के डॉम में होने के सारे सबूत को मिटाने में लगी हुई होती हैं। यंग रो जल्दी जल्दी अपनी खिड़की पे लगे सूहो के खून को साफ करती है और अपनी खिड़की और दरवाजों को बंद कर लेती है। इधर हॉल में हो रही भाग दौड़ को हॉल डायरेक्टर बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो अनाउंस करती है कि सारी लड़कियां अपने रूम में जाकर अपनी खिड़की और दरवाजों को बंद कर ले और जब तक वो ऑर्डर ना दे तब तक किसी के कहने पे भी दरवाज़ा ना खुले। इतना सुनते ही हॉल की सारी लड़कियां अपने रूम की तरफ भागने लगती हैं और अपने रूम को लॉक कर लेती हैं। इधर ह्योरोंग और ज्योमिन जैसे ही रूम में आते हैं तो वो यंग रो और सियोली को देखकर चौंक जाते हैं। ज्योमिन उनसे पूछती है कि ये सब क्या है, तो यंगरू बोलती है कि जब वो रूम में आई तो उसने देखा कि सूहो अधमरी हालत में फर्श पर गिरा पड़ा हुआ है और वो ज्योमिन को बोलती है कि उसे तो लग रहा है कि शायद ये प्रोटेस्ट में शामिल था, इसलिए पुलिस इसका पीछा कर रही है। ये सुन के ज्योमिन अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तो यंगरू कहती है कि अब हम क्या करेंगे इसका क्या मतलब, हमें इसे कहीं छिपाना होगा। उस पर सियोल ही बोलती है कि उसे बहुत डर लग रहा है क्योंकि अगर वो पकड़े जाएंगे तो वो सूहो के साथ साथ उन्हें भी डॉम से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा या फिर पुलिस उन्हें भी अरेस्ट कर लेगी। फिर सियोली उन्हें बोलती है कि उसके हिसाब से सूहो के बारे में हॉल डायरेक्टर को बता देना चाहिए, लेकिन ज्योंगमिन मना करती है और वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर सूहो पकड़ा जाएगा तो हम बच जाएंगे, हमें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और हमारा डॉर्म से बाहर होना तय है।
तब ह्योरुंग जियोमिन से बोलती है कि क्या उसने बाहर हॉल में नहीं सुना कि ये एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है। इस पे जियोमिन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि कैसा स्पाई, ये तुम्हें भी पता है कि किस तरह प्रोटेस्टरों को पुलिस परेशान करती है और उन्हें कम्युनिस्ट घोषित कर देती है। यंग रूबी फिर कहती है कि ये स्पाई कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हें याद है जब हम ग्रुप ब्लाइंड डेट पे गए थे तब ये भी वहाँ पे था। पहले तो ह्यूरोंग को बिलीव नहीं होता, लेकिन सुहो का चेहरा देखकर उसे सब याद आ जाता है और वो कहती है ये तो बन ओक का ही पार्टनर था ना। उस पे यंगरो बोलती है हाँ, और मुझे पक्का भरोसा है कि इसे प्रोटेस्ट करने के लिए ही चेज़ किया जा रहा है। मैंने तो उस दिन भी देखा था कि कैसे पुलिस इसका पीछा कर रही थी। इधर हॉल में जो फीमेल एजेंट जिसका नाम हाना होता है, वो हॉल डायरेक्टर के सर पे बंदूक रखकर उसे धमकी देती है और इससे कहती है कि सारी लड़कियों को बोले कि दरवाज़ा खोले। लेकिन उसकी धमकियों का हॉल डायरेक्टर पे कोई असर नहीं होता और वो चुप रहती है। ये देखकर हाना पूरी तरह से भड़क जाती है और उस पे हाथ उठाती है, लेकिन तभी ब्लैक टाइगर वहाँ पे आता है और उसे रोक लेता है और उसे सर्च वारंट लाने का ऑर्डर देता है। फिर वो हॉल डायरेक्टर को बोलता है कि अगर वो नॉर्थ कोरियन स्पाई यहाँ मिला तो उसके बाद अगली गिरफ्तारी हॉल डायरेक्टर की ही होगी। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मांगता है जो बन ऑक छत से लाकर उसे दे देती है। ये बात गेटकीपर अंकल को अच्छी नहीं लगती और वो बन ऑक को बोलते हैं कि वो हॉल डायरेक्टर की इजाज़त के बिना यूनिवर्सिटी का ब्लूप्रिंट ऐसे ही कैसे किसी को भी दे सकती है। उस पर बन ऑक झुंझलाते हुए बोलती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, अभी एक स्पाई को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। गेटकीपर अंकल को हिचकिचाता देख ब्लैक टाइगर कहता है कि क्या तुम दोनों को पता है कि अगर तुम एक स्पाई को छुपाने के जुर्म में पकड़े जाओ तो तुम्हें 10 साल की सज़ा होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी बन ऑक पीछे से आवाज़ देते हुए कहती है कि अगर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो बेहिचक उससे मांग सकता है। इधर डॉन में सुहो को थोड़ा होश आता है। तब योंगरो उसे अपनी आंखें खोलने को कहती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसकी आवाज़ वो सुन पा रहा है। फिर वो जब अपनी आंखें खोलता है तब योंगरो उससे पूछती है कि क्या वो सुहो उसे पहचान पा रहा है। फिर उसे वो याद दिलाती है कि वो वही लड़की है जिसको उसने कैसेट दिया था। फिर वो उस गाने की धुन को गुनगुनाने लगती है ताकि सुहो को याद आ जाए। सुहो को जब पूरी तरह होश आता है तब वो यंगरो से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, तो उसका जवाब देते हुए यंगरो उसे बताती है कि अभी वो होसू यूनिवर्सिटी की गर्ल्स डॉर्मेट्री में है और वो अधमरी हालत में डॉम के फर्श पे पड़ा हुआ था। फिर जियोंगमी उसे बताती है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। सुहो बोलता है कि उसे अभी यहाँ से जाना होगा, लेकिन यंगरो नहीं मानती और कहती है कि अगर अभी वो इस हालत में बाहर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। तो सुहो बोलता है लेकिन अगर वो यहाँ रहेगा तो तुम सब खतरे में पड़ जाओगी। वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन खिड़की से बाहर देखता है कि पुलिस वाले नीचे पहरा दे रहे हैं। इधर नीचे ब्लैक टाइगर को खून के निशान दिखते हैं जो सीधे डॉर्मेट्री की ओर इशारा करते हैं। इससे उसका शक और गहरा हो जाता है कि सुहो गर्ल्स डॉर्मेट्री में ही छुपा है। ऊपर रूम में ह्योरंग जियोंगमिन से लड़ रही होती है कि कैसे अगर सुहो पकड़ा गया तो सिर्फ सुहो ही नहीं बल्कि सब फंसेंगे, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ प्रोटेस्टरों की पड़ी है, हमारा क्या। ये देखकर यंगरो उन दोनों से कहती है कि हमें सुहो को कहीं सेफ जगह छिपाना चाहिए। तो ह्योरंग बोलती है कि इस गर्ल्स डॉर्मेट्री में एक लड़के को कहाँ छिपाएंगे हम। उस पर यंगरो कहती है कि वो एक जगह जानती है जहाँ पे पुलिस कभी नहीं जाएगी। इधर हॉल डायरेक्टर अपने ऑफिस में बैठकर चाय पी रही होती है। तभी अचानक उसको अपनी एक बुरी मेमोरी याद आ जाती है जिसमें उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो डैम के किनारे खड़ी है। तभी वहाँ पर हाना सर्च वारंट लेकर आती है और उसके टेबल पे लाके पटक देती है। सर्च वारंट जारी होने के बाद सभी पुलिस वाले रूम नंबर 207 के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ रूम के अंदर ह्योरंग खून के निशानों को जल्दी जल्दी मिटा रही होती है, लेकिन जब पुलिस वाले डॉन के दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं तो वो बुरी तरह से डर जाती है।
पुलिस वाले आसानी से डॉम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और तलाशी लेने लगते हैं। हॉल डायरेक्टर बाहर से ही सब देख रही होती है। तभी उसकी नज़र एंट्री गेट के कोने में लगे खून पे पड़ती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। ब्लैक टाइगर ह्योरिंग से पूछता है कि क्या उसने किसी अनजान आदमी को देखा है, तो उस पर ह्योरिंग कहती है कि उसने किसी भी अनजान आदमी को नहीं देखा है। फिर ब्लैक टाइगर उससे पूछता है कि वो अकेले रूम में क्या कर रही है, बाकी सब लड़कियां कहाँ हैं, तो उस पर ह्योरिंग कहती है कि बाकी सब लड़कियां पब्लिक बाथ में गई है। ये सुनकर हैना कहती है, लेकिन अनाउंसमेंट में तो कहा गया था कि सारी लड़कियां अपने रूम में ही रहेंगी और कहीं बाहर नहीं निकलेगी। तब ह्योरिंग कहती है कि वो सब अनाउंसमेंट होने के पहले ही पब्लिक बाथ में गई थी और ऊपर से पब्लिक बाथ में कोई स्पीकर भी नहीं है, इसलिए उन्हें शायद अनाउंसमेंट नहीं सुनाई दी होगी। ये सुनते ही पुलिस पब्लिक बाथ को सर्च करने जाती है, जिस पर हॉल डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे ऐसा करने से मना करती है। इधर पब्लिक बाथ में जैसे ही पुलिस के आने की खबर लगती है, वैसे ही यंग रो, सियोली और जियोंगमिन सूहो को लेकर सौना में छुप जाती हैं। वो सूहो को सोना के बेंच के नीचे छुपा देती है और उसको अपने कपड़ों से ढक देती है, क्योंकि सोना में कपड़े पहन कर नहीं जाया जाता। इधर हॉल डायरेक्टर पुलिस वालों को पब्लिक बाथ में एंटर करने से मना करती है, लेकिन ब्लैक टाइगर उसकी एक नहीं सुनता। तभी हाना उसे अंदर जाने से रोक लेती है और उसके जगह पे वो खुद अंदर जाती है और तलाशी लेती है। जब सूहो पब्लिक बाथ में नहीं मिलता तो वो सीधा सौना में घुस जाती है और इधर जियोंगमिन, सियोली, यंग रो को लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस सौना में तो नहीं घुसेगी। तो इसलिए जब हाना अंदर जाती है तो उसको देखकर वो सब चौंक जाती है, लेकिन किसी भी तरह वो तीनों सूहो को पकड़े जाने से बचा लेती है। बाहर आकर हाना सबको बताती है कि सूहो यहाँ भी नहीं है। यह सुनकर ब्लैक टाइगर को भरोसा नहीं होता, लेकिन हाना उसे कहती है कि उसने सोना तक भी चेक किया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर को खबर मिलती है कि प्रोफेसर हान और सूहो के एक साथी एजेंट को पुलिस में के कब्जे में ले लिया गया है और उन्हें ऑफिस ले जाया जा रहा है। ये सुनकर ब्लैक टाइगर उनसे मिलने चला जाता है। इधर 9 बजते देख सियोली पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि अब रोल कॉल का टाइम भी होने वाला था। वो यंग रो को जल्दी जल्दी सारे काम को निपटाने को कहती है। उसके बाद वो तीनों सूहो को एक अलमारी में छिपा देती हैं। यंग रो सियोली और जियोंगमिन से कहती है कि तुम दोनों चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर वो फर्श में लगे खून को साफ करने लगती है। सूहो उससे कहता है कि वो सिर्फ एक रात के लिए यहाँ रहेगा, तो यंग रो उसे कहती है कि वो इतनी गंभीर हालत में कहाँ जाएगा। जब तक उसकी हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। तो सूहो कहता है कि वो उसका ये एहसान कैसे चुकाएगा। उस पर यंग रो उसे कहती है कि वो थोड़ी ना ऐसे ही फ्री में उसकी हेल्प कर रही है। सूहो ने उसे जो कैसेट दिया था, ये उसी का बदला है। इधर डायरेक्टर यन को खबर मिलती है कि प्रोफेसर हान और सूहो के एक साथी एजेंट को पकड़कर ऑफिस लाया गया है। उस पर डायरेक्टर यन अपने खबरी से पूछते हैं कि उस नॉर्थ कोरियन स्पाई का क्या हुआ, तो वो कहता है कि ताइडोंग रिवन वर और उसका एक साथी पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। ये सुनकर डायरेक्टर यन उससे पल पल की खबर देने को कहते हैं, लेकिन इधर नाम ताइल डायरेक्टर यन की बातों को सुन रहा होता है और उनसे पूछता है कि क्या मिशन फेल हो गया। तो डायरेक्टर यन बोलते हैं कि खुशकिस्मती से ताइडोंग रिवर वन यानी कि सूहो नहीं पकड़ा गया है। तो उस पर नाम ताइल बोलता है कि हमें तो सिर्फ ये दिखाना था कि प्रोफेसर हान को नॉर्थ फंडिंग करता है, उसके बाद हमारा काम हो जाता, लेकिन अब कल की खबर में सिर्फ प्रोफेसर हान की किडनैपिंग के बारे में ही खबर छपेगी और हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो डायरेक्टर यन नाम ताइल को बोलते हैं हम अपने इंटेलिजेंस को नॉर्थ कोरियन स्पाई को ना पकड़ने की इजाज़त भी तो नहीं दे सकते। तभी वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट का हेड आता है, जिसको देखकर नाम ताइल अपना आपा खो देता है और उसे लात मारकर उसे बेइज्जती करता है और उसे कहता है कि कैसे वो हर बार बना बनाया काम बिगाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है।
नाम ताइल के जाने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट का हेड डायरेक्टर यन को नॉर्थ कोरियन स्पाई वाले केस के बारे में बताता है, जिसे सुनकर डायरेक्टर यन उसे प्रोफेसर हान को रिलीज करने और ताइरोंग रिवर 1 केस को बंद करने का ऑर्डर देते हैं। इधर पुलिस डिपार्टमेंट में क्योंग ही ब्लैक टाइगर को केस बंद करने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर ब्लैक टाइगर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में ऑफिस से बाहर निकलता है। ब्लैक टाइगर को गुस्से में ऑफिस से बाहर निकलता हुआ देख हाना उससे पूछती है कि क्या अब वो केस को कंटिन्यू करेगा, तो वो कहता है हाँ, वो इस केस को कंटिन्यू रखेगा और वो उसे प्रोफेसर हान पे नज़र रखने को कहता है। नीचे ऑफिस के बेसमेंट में ब्लैक टाइगर सूहो के साथी एजेंट को टॉर्चर कर उसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की सोचता है, लेकिन सूहो के साथी एजेंट ने अपने मुंह में साइनाइड की गोली छिपा रखी थी और जब उसे लगता है कि उससे अब ये टॉर्चर नहीं सहा जाएगा, तब वो उस गोली को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। रात के समय सूहो यूनिवर्सिटी से निकलने की सोचता है। वो जैसे ही अलमारी से बाहर निकलता है वैसे ही वहाँ बॉनॉक आती है, लेकिन थैंकफुली बॉनॉक ने सूहो को नहीं देख पाती। तब सूहो को अलमारी में रहना ही ज़्यादा सेफ लगता है। अंदर डोर में यंग रोंग हेरोंग से सूहो से कुछ दिन के लिए यूनिवर्सिटी में छिपाने को कहती है, लेकिन हेरोंग नहीं मानती। तब यंग रोंग बोलती है कि सूहो की हालत देखकर उसे उसके भाई की याद आती है, जब उसको प्रोटेस्ट करने के लिए पीटा गया था। अगर मेरे भाई की भी किसी ने मदद की हुई होती तो शायद वो उस हालत में नहीं होता। फिर भी हेरोंग यंग रोंग की बात नहीं मानती और उससे कहती है कि सूहो यहाँ से सुबह होते ही गायब हो जाना चाहिए। तो ज्योमिन उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज़ है भी या नहीं, वो बेचारा अभी ठीक से चल भी नहीं सकता और तुम उसे भगाने की सोच रही हो। फिर चारों लड़कियां मिलकर सूहो को 4th फ्लोर पे, जिसमें फॉर्मर हॉल डायरेक्टर का रूम था, वहाँ पे रखने का प्लान बनाती है, क्योंकि वहाँ पे हॉल डायरेक्टर ने सुसाइड किया था, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं जाता था। फिर यंग रोग गेट कीपर अंकल को उनकी हेल्प करने के लिए कहती है, क्योंकि हॉल डायरेक्टर के रूम की चाबी सिर्फ गेट कीपर अंकल ही खोल सकते थे। तब यंग रोग गेट कीपर अंकल को कन्विंस कर लेती है कि सूहो एक स्पाई नहीं बल्कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्टर है। उसके बाद सब मिलकर सूहो को फॉर्मर हॉल डायरेक्टर के रूम में ले आते हैं और उसे बताते हैं कि इस रूम के नीचे लाइब्रेरी है, जिसमें रात 2 बजे तक सी ग्योंगजा, जो कि एक स्टूडेंट हेड है, पढ़ाई करती है और उसे कोई भी शोर पसंद नहीं है। तो अगर कोई भी शोर हुआ तो वो जाके हॉल डायरेक्टर को बता देगी, इसलिए हमें जो भी करना है वो बहुत ही शांति से करना होगा। फिर जब सब चले जाते हैं तब योंगरो सूहो के जख्मों को साफ करके उस पर बैंडेड बांधती है। जब वो सूहो को बैंडेड बांध रही होती है तब सूहो सिर्फ उसको ही देखते रहता है, जिससे वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। सुबह बन ओक हॉल डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है और स्टूडेंट प्रोटेस्टरों को भी कोई धमकी वाली कॉल नहीं आई। तो हॉल डायरेक्टर उससे रूम नंबर 207 के बारे में पूछती है, जिसका रिप्लाई देते हुए बनोक कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि रूम नंबर 207 की लड़कियां कल अजीब बिहेव कर रही थी? वो तो रोल कॉल के टाइम भी उनका चेहरे पे 12 बजे हुए थे। तब हॉल डायरेक्टर बनोक को अपना मुंह बंद करने को कहती है और उससे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो सही है। फिर उसे वो वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इधर रूम में यंग रो और स्योली सुबह जल्दी जल्दी उठकर एक बड़ा सा टिफ़िन लेकर सूहो के लिए खाना लेने के लिए कैफेटेरिया पहुंच जाती है। कैंटीन टेबल पे वो दोनों खाना लेकर बैठती तो ज़रूर है, लेकिन वो खाने के बजाय सारे नाश्ते को लंच बॉक्स में भर लेती हैं। वो दोबारा अपना भेस बदलकर फिर कैफेटेरिया में खाना लेने पहुंचती है, लेकिन कैफेटेरिया की जो लेडी रहती है वो उन्हें कहती है कि वो उसे बेवकूफ़ समझने की गलती ना करें, क्योंकि कोई भी उसकी नज़रों से बच नहीं सकता, क्योंकि वो आसानी से पहचान लेती है कि किसको खाना मिला है और किसको नहीं। इतना कहने के बाद फिर वो उन्हें लंच दे देती है। रूम में यंग रो और स्योली सुबह के लिए उनके पास खाने के लिए जो भी चीज़ें रहती है उसे बैग में पैक कर लेती है। फिर जल्दी जल्दी यंग रो फ्रेश होने जाती है। वो जब अपना चेहरा धो रही होती है तब वो सूहो के बारे में सोचकर खुद ही शर्मा जाती है। वो जल्दी से अपना चेहरा धोकर सूहो के लिए खाना लेकर उसके रूम में पहुंच जाती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है वैसे ही सूहो अलर्ट हो जाता है और जल्दी से रेडियो को ढक देता है, जिसे वो बना रहा होता है।
जब वो दरवाज़ा खोलता है तो यंगरो उसे बोलती है कि उन्हें एक कोड रखना होगा जिससे वो एक दूसरे को पहचान जाए। फिर वो सुहो को बोलती है कि अगर मैं दरवाजे पर 2 बार और फिर 3 बार लगातार खटखटाऊँ तो समझ लेना कि मैं ही हूँ। फिर वो सुहो के लिए लाए लंच को टेबल पे सजा देती है, जिसे देखकर सुहो चौंक जाता है। फिर सुहो यंगरो से कुछ बैटरियाँ और न्यूज़पेपर लाने को कहता है, तो उस पे यंगरो पूछती है कि वो बैटरियों का क्या करेगा। तो सुहो बोलता है कि यहाँ पर एक ख़राब रेडियो पड़ा है, तो उसने सोचा कि वो उसको रिपेयर करके कुछ न्यूज़ सुनेगा, क्योंकि वो अकेला यहाँ पे बोर हो जाता है। फिर सुहो योंगरो से पूछता है कि क्या कल के न्यूज़पेपर में कल रात के इवेंट्स के बारे में कुछ खबर सब छपी थी। तो योंगरो उसे बोलती है कि वो पहले नाश्ता कर ले, फिर वो न्यूज़पेपर लाकर उसे दे देगी। लेकिन सुहो फिर योंगरो की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मांगता है और उसे बोलता है कि ब्लूप्रिंट की मदद से वो यहाँ से आसानी से निकल सकेगा। अब योंगरो से और नहीं सहा जाता और वो भड़क उठती है, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से लंच को जुटाया था। वो सुहो को बोलती है कि मैंने इतने पापड़ बेले हैं इस लंच को लाने के लिए, ऊपर से तुम्हें खाना छोड़कर सब चीज़ों की पड़ी है। पहले खाना खा लो, उसके बाद तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। इस पे सुहो को थोड़ी हंसी आ जाती है और वो लंच उठाकर खाने लगता है। फिर वो योंगरो से पूछता है कि तुमने बताया था कि तुम्हारा एक भाई है। तो योंगरो बोलती है हाँ, वो प्रोटेस्ट में पकड़ा गया था, जिसकी वजह से वो अभी मिलिट्री में है। तो सुहो बोलता है कि वो पक्का तुम्हें बहुत मिस कर रहा होगा, क्योंकि तुम एक बहन की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल एक माँ की तरह बिहेव करती हो। तो उस पे योंगरो थोड़ी सी चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब सुहो बोलता है क्योंकि उसकी भी एक छोटी बहन है जो बिल्कुल माँ की तरह बिहेव करती है। उसके बाद योंगरो सुहो को बोलती है कि उसे पता है कि उसको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो कुछ सामान अपने साथ ले आई है। फिर वो एक एक कर अपने बैग से सामान को निकालने लगती है, जिसे देखकर सुहो चौंक जाता है। फिर योंगरो सुहो से पूछती है कि क्या उसे डांसिंग या सिंगिंग या फिर कुछ और आता है। उस पे सुहो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, उसे इस सब में से कुछ भी नहीं आता। तो योंगरो उसे बोलती है कि तुम प्रोटेस्ट के अलावा ये सब क्यों नहीं सीखते। ये सुनकर सुहो को हंसी आ जाती है। इधर सारी एलाइट ग्रुप के मेंबर्स की पत्नियां नामताइल के वाइफ के घर उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आई होती है, जहां पर नामताइल की वाइफ सबको रिटर्न गिफ्ट के तौर पे एक चाकू देती है जिस पे उसका नाम लिखा होता है। सब उसकी गिफ्ट को एक्सेप्ट तो कर लेती हैं, लेकिन डायरेक्टर यन की पत्नी अंदर ही अंदर चिढ़ रही होती है। दूसरी तरफ नामताइल कांग चोया से अपनी ब्लड प्रेशर नपवा रहा होता है। कांग चोया उसे बताती है कि उसका बीपी एकदम नॉर्मल है। तो वो कहता है कि कमाल है, उस डायरेक्टर यन ने मेरा इतना दिमाग ख़राब कर रखा है, फिर भी उसका बीपी नॉर्मल है। फिर कांग चोया उससे कम्युनिस्ट पार्टी के मीटिंग के बारे में पूछती है, जिसका जवाब देते हुए वो कहता है कि वो इतने कमीने हैं क्योंकि वो सिर्फ उनसे पैसा लूटना चाहते हैं। तब कांग चुया उससे बताती है कि तुम्हें किस चीज़ की चिंता है, क्योंकि घाटा तो डायरेक्टर यन को हुआ है ना। ये सुनकर नामताइल बहुत ही खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि वो जब भी टेंशन में होता है तो उससे बात करके उसकी सारी टेंशन छूमंतर हो जाती है। अगर उसका बस चलता तो वो उसको छोटी सी गुड़िया बनाकर हमेशा अपने पॉकेट में रखता। फिर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी कांग चोया उसे एक गिफ्ट का बैग थमाती है और उसे याद दिलाती है कि आज उसकी पत्नी का बर्थडे है। ये देखकर नामताइल उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही कांग चोया पूरी सीरियस मूड में आ जाती है। इधर डॉर्मेट्री में बन ओक योंगरो को बताती है कि हॉल डायरेक्टर को रूम नंबर 7 पे थोड़ी सी सस्पिशन है। तो योंगरो उसे पूछती है कि ऐसा क्यों। तो वो कहती है शायद कल तुम्हारे रूम में पुलिस आई थी इसलिए। फिर वो योंगरो को एक कार्ड देती है जिस पे ब्लैक टाइगर का नंबर होता है और वो उससे बोलती है कि अगर वो इस बाइक को पकड़ने में हेल्प करेगी तो उसे 50 मिलियन वोन का इनाम मिलेगा। ये सुनकर योंगरो थोड़ी सी डर जाती है। फिर बन ओक योंगरो को बताती है कि अगर उसे 50 मिलियन वोन मिलेगा तो वो बर्लिन जाएगी। तो उस पर योंगरो पूछती है कि आखिर बर्लिन ही क्यों। तब बनोक कहती है क्योंकि सुहो भी बर्लिन का ही है। ये सुनकर योंगरो थोड़ी सी उदास हो जाती है। रात को बनोक याद करती है कि कैसे सुहो ने उसके साथ डेट पे जाने से मना कर दिया था
और ये सोचकर वो बहुत ही गुस्सा जाती है। इधर यंग रोज सूहो को बोलती है कि वो इतना पढ़ा लिखा है तो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करता, वो क्यों इन प्रोटेस्ट के चक्करों में पड़ा है जिसमें सिर्फ लोग घायल ही होते हैं, क्या उसे अपनी फैमिली की चिंता नहीं है। फिर सूहो उससे कहता है कि तुम्हारा भाई तो प्रोटेस्ट में गया था, तो वो बोलती है वो तो इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि वो एक कूल काम है। तो सूहो बोलता है कि इस हिसाब से तो फिर मैं भी कूल हूँ। फिर यंग रोज सूहो से पूछती है कि क्या उसने जो नेकलेस पहना है उसे एक लड़की ने गिफ्ट किया है, तो उस पे सूहो कहता है कि हाँ, उसे ये नेकलेस एक लड़की ने गिफ्ट किया है। जिसे सुनकर यंग रो थोड़ी उदास हो जाती है और सूहो को अवॉइड करने के लिए बहाना बनाती है कि उसे अपनी एक रिपोर्ट लिखनी है, इसलिए उसे अभी जाना होगा। सुबह सूहो खिड़की से बाहर देखता है कि अभी भी पुलिस यूनिवर्सिटी के चारों तरफ पहरा दे रही है। तभी यंग रो सूहो के लिए सुबह का नाश्ता लेकर वहां आती है। वो सूहो का नाश्ता देकर वहां से जा ही रही होती है कि सूहो उसे अंदर आने को बोलता है, लेकिन वो फिर बहाना बनाती है कि उसकी रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ऊपर शोर होने के कारण नीचे लाइब्रेरी में पढ़ रही सारी लड़कियां डर जाती हैं, लेकिन ग्योंगजा उन्हें शांत रहने को कहती है। तभी अचानक ऊपर से सूहो के चेयर से गिर जाने पर बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, जिससे सारी लड़कियां लाइब्रेरी से बाहर भाग जाती है। इधर यंग रो का भाई उससे मिलने उसकी यूनिवर्सिटी आता है, जिसको देखकर यंग रो बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर उससे मिलने जाती है। ये सब सूहो ऊपर से देख रहा होता है। रात को जब यंग रो सूहो को बैंडेड बांध रही होती है, तब सूहो उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारा भाई था जो तुमसे मिलने आया था। तो यंग रो उसे बोलती है कि हाँ, वही था, और वो कहती है कि उसका भाई उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर सूहो भी अपने नेकलेस की तरफ देखते हुए कहता है कि उसकी भी बहन उसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखकर यंग रो समझ जाती है कि सूहो को ये नेकलेस किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बहन ने ही दिया है। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है। यंग रो फिर सूहो से उसकी बहन का नाम पूछती है, तो सूहो बताता है कि उसकी बहन का नाम सियो ही है। फिर यंग रोज सूहो से उसका अपना नाम पूछती है, तब सूहो को एहसास होता है कि उसने अभी तक अपना नाम यंग रो को नहीं बताया है। वो अपना नाम लिम सूहो बताता है। जब यंग रो बैंडेड करके पीछे मुड़ती है, तब उसके हाथ से चाय का कप फर्स्ट एड बॉक्स में गिर जाता है, जिससे सारी बैंडेड खराब हो जाती है। ये देखकर वो जल्दबाजी में बैंडेड को ले जाकर धोने लगती है, पर वो ध्यान नहीं देती कि पानी नीचे रिसकर लाइब्रेरी की छत से टपकने लगता है, जिसको ग्योंगजो देख लेती है और वो सीधे हॉल डायरेक्टर के ऑफिस में जाकर लाइब्रेरी में हो रहे इवेंट्स के बारे में बता देती है। तब हॉल डायरेक्टर गेटकीपर अंकल के पास आकर 4th फ्लोर के फॉर्मर हॉल डायरेक्टर के रूम को खोलने का ऑर्डर देती है। इधर यंग रो सूहो को यूनिवर्सिटी का मैप समझा रही होती है और उधर हॉल डायरेक्टर ग्योंगजो और गेटकीपर के साथ 4th फ्लोर पे आती है। उसका पीछा करते करते वन ऑक भी वहां पहुंचती है। जैसे ही गेटकीपर अंकल दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, तो वो जोर जोर से खांसने लगते हैं ताकि यंग रो और सूहो को उनके आने का पता चल जाए। गेटकीपर अंकल को खांसते सुन सूहो को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है और वो यंग रो को शांत रहने को कहता है। इधर हॉल डायरेक्टर गेटकीपर अंकल से रूम का दरवाज़ा खोलने को कहती है। पहले तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर उन्हें वो दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है। अंदर यंग रो बुरी तरह से डरी हुई रहती है। ये देखकर सूहो उसको शांत करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे हमारे सेकेंड एपिसोड की एंड हो जाती है।